सभी साथियों को एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण खबर हम लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की काउंसलिंग के विस्तृत निर्देशिका जारी कर दी गई हैं। पूरी निर्देशिका को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं पूरे विस्तृत दिशा निर्देश, कौन कौन पात्र होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए मतलब योग्य जो पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग हेतु निर्देशिका जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन, इसे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। यह जो प्रक्रिया रहेगी मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 1616/396/2022 20 दिनांक 20 सितंबर 2022 के आधार पर की जाएगी। जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियां परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। तीसरा बिंदु है शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएँ, मतलब शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं क्या क्या रहेगी ये यहाँ पर अपन जान लेते हैं। भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। पहली योग्यता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2021-22 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो। दूसरा बिंदु है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या इसके समकक्ष, 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, यानी शिक्षा स्नातक का मतलब होता है बीएड। इस पर कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक एवं नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम जिसको ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूर्ण करना होगा। तीसरा बिंदु है कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। अगला बिंदु है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएलएड अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष में 2 वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। नोट, कुछ बिंदु यहाँ पर नोट हुए हैं। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हता कार्य अंकों में 5% तक की छूट दी गई है। संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में डीएलएड बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। विज्ञापन दिनांक को अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष आयु होना चाहिए और अधिकतम आयु की बात करें तो पुरुष जो आवेदक जो कि अनारक्षित वर्ग के हैं 43 वर्ष हैं और अतिथि शिक्षक के लिए 52 वर्ष है। महिला आवेदक के लिए 48 है अनारक्षित वर्ग में और अतिथि शिक्षक 57 है। इसी प्रकार पुरुष या महिला जो मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक हैं उनकी 48 है, उनके लिए अतिथि शिक्षक वाला मामला है ही नहीं। पुरुष या महिला जो कि आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके 48 हैं और अतिथि शिक्षक वाले 57 वर्ष तक की छूटें। दिव्यांग आवेदक के लिए 48 वर्ष हैं और अतिथि आवेदक के लिए 57 वर्ष की छूट दी गई है। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी।
मध्य प्रदेश के मूल या स्थायी निवासी को ही कंडिका 4.9 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा, यानी कि अन्य राज्य के निवासी को ये लाभ प्राप्त नहीं होगा। उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान के अनुसार होगी। ऐसे उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो की आयु का निर्धारण मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 8 घ के अनुसार होगा। अनुसूचित जाति के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पति या पत्नी के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। मध्य प्रदेश शासन की शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो को अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। उक्त के अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे। अब बात करते हैं आरक्षण की। पहला बिंदु है आरक्षण में मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों जनजातियों पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 94 क्रमांक 21 सन 1994 के उपबंध 2 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक 161/2002 1 दिनांक 19 सितंबर 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नियम 1998 और राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जातियों जनजातियों पिछड़े वर्गों एवं अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। अगला बिंदु है मध्य प्रदेश लोक सेवा जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 94 के उपबंधों सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक 61/2002 दिनांक 19 सितंबर 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग 1998 एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जातियों जनजातियों पिछड़े वर्ग और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। अगला बिंदु है रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार क्षैतिजिक हॉरिजेंटल आरक्षण है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षित रहेगा, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% आरक्षण रहेगा। 3 शैक्षणिक संवर्ग यानी कि सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के पदों में उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार है। दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि, बहरे और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित हैं और बहुविकलांगता उपरोक्तानुसार 1, 2, 3 को सम्मिलित करते हुए अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 2013/30 जून 2014 के अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगों की श्रेणीवार होगा। अगला है समस्त अंगसूची या उपाधि मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। अगला बिंदु है आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल निवासी या स्थानीय निवासियों को ही देय होगा। अब बात करते हैं परिवीक्षा एवं वेतन क्या रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा। अब निरर्हताएँ यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो। दूसरी निरर्हता है यदि उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला, जनपद या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी सोसाइटी या केंद्र राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया है। तीसरी निरर्हता है कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता, अंतर्ग्रस्त या किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु जहां उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो वहां ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति
आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। चौथा, निरर्ता है। यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है। यदि पांचवा बिंदु है, पांचवा निरर्ता है, यदि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो, तब तक जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी प्राप्त न कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय यह अनापत्ति आवेदन अपने साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हो। कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हो, जिसमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसके पहले से एक जीवित संतान और आगामी प्रसव दिनांक 26 जनवरी 2000 को या उसके पश्चात हो तो 2 से अधिक संतान का जन्म तो किसी सेवा पद की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं होगा। तीसरा अगला बिंदु है, किसी अभ्यर्थी को की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को शासन द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्ता माना जाएगा। अगला है, कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 में दिए गए प्रावधान एवं समय समय पर शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निरर्ताएं अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी। अगला है, योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्रमांक 119/2018 28/8/2018 में संशोधन पत्र क्रमांक 16/16/396/2022 दिनांक 29 सितंबर 2022 के आधार पर की जाएगी, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और उसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। अधिनियम, नियम, निर्देश, विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास या अंतर पाए जाने की स्थिति में मूल अधिनियम, नियम, अधिसूचना, निर्देश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम, नियम, अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। समस्त अभिलेख MP ऑनलाइन के पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहें। प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग फ़ी। अन्य अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 150 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह शुल्क अप्रतिदेय यानी कि नॉन रिफंडेबल होगी। विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा या समाधान के समस्या के समाधान के लिए MP ऑनलाइन के कॉल सेंटर 0755 672 20 पर समय प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे संपर्क करना होगा। अब भर्ती प्रक्रिया के चरण। पहला बिंदु है, पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस सत्र में कार्य किया है, वे अपने प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि या सत्यापन करते हुए सब अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी श्रेणी में नहीं आते हैं वो इस चरण में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तदुपरांत राज्य स्तर से MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हैं तो अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययन होगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर MP ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेज का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। अगला बिंदु है, तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उसकी सप्रमाणित प्रतियों के 3 सेट साथ लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा किए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी।
जिसमें एक रेफरेंस नंबर होगा। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए योग्य अभ्यर्थियों की सूची चयन सूची जारी की जाएगी। अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पद स्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग करनी होगी। पद स्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित होगी। स्कूल के आगे TWD एवं ACT लिखा होगा। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं तथा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है, किंतु मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम 50 विकल्प का चयन करें तथा अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्ग रिक्तियों में क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। सिर्फ चॉइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार पदस्थापना दी जाए। अगला है, समस्त अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज जैसे कि जाति, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे। सभी अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो अभी आई नहीं है वो, लेकिन उनका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन होगा। अभी दिनांक बाकी है आना। MP ऑनलाइन पोर्टल पर ये साइट है पर निर्देशिका रिक्तियाँ, सुसंगत नियम, अधिनियम, निर्देशों को अपलोड करना, ये भी तारीख अभी नहीं आई है। अतिथि श्रेणी में आने वाले आवेदकों का चिन्हांकन हेतु पंजीयन, ये तारीख नहीं आई है। MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सूची, अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज अपलोड करने हेतु सूची को अपलोड करना, ये अभी तारीख नहीं आई है। दस्तावेज सत्यापन सूची के अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज को अपलोड करना, ये भी अभी तारीख नहीं आई है। इसके बाद अगला क्रम रहेगा जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन। इसके पश्चात सत्यापन उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन। इसके पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना और अंत में जो 9वां बिंदु रहेगा वो रहेगा नियुक्ति आदेश जारी करना। इनकी अभी तारीख नहीं है, बहुत जल्द इनकी तारीख आने वाली है। उपरोक्त तिथियां अनुमानित है, किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगी। उपरोक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन MP ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल या दूरभाष क्रमांक पर SMS तथा ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं भी अपना स्टेटस http://trc.mpionline.gov.in पर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा पूरे विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब प्राथमिक शिक्षक को क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं 12वीं की अंक सूची, स्नातक उपाधि की अंक सूची, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो। इसके पश्चात मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध या नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, B.Ed की अंक सूची जिसमें सभी सेमेस्टर या वर्षों की, DLED की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की और आय छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र अथवा नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगी। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरे निर्देश आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर मिल चुके होंगे और समझ में आ चुके होंगे। फिर भी किसी प्रकार की शंका समस्या आपको उत्पन्न होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का समाधान हम आने वाले वीडियो में ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।